तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आज आपके लिए केरल के अंतर्गत घटी ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो सभी लड़कों को सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जानता हूं कि मेरे सभी फैमिली मेंबर बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो आप अपने आसपास देखते हैं, जो अक्सर लड़कियों को गलत नजरों से देखते हैं, लेकिन गलत इरादे रखने वालों के साथ आखिर में जो परिणाम निकलता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और अक्सर आपने आज तक यही सुना है कि आत्माएं सभी का बुरा ही करती है। अगर कोई आत्मा के हत्थे चढ़ गया तो उसकी जान जाना तय है। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूं ना, उसमें आप आत्मा का एक अलग ही रूप देखेंगे। और यह स्टोरी मुझे बताई है केरल के एक कॉलेज में पढ़ने वाले एक कॉलेज स्टूडेंट ने, क्योंकि यह जो घटना थी वह उनकी ही कॉलेज की थी और वह खुद भी इस घटना का कहीं ना कहीं हिस्सा था। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, यह स्टोरी है केरल की। यह गांव भी बाकी गांवों की तरह बिल्कुल खुशहाल और समृद्ध है, लेकिन इस गांव में एक ऐसा पेड़ है जिसके पास लोग रात में तो क्या दिन में जाने से भी कतराते हैं। माना जाता है कि यह पेड़ भूतिया है और अगर कोई पुरुष इस पेड़ के आसपास से गुजर जाए तो फिर इसमें मौजूद वह साया उस लड़के को बर्बाद कर देता है। इस गांव से कुछ दूर एक कॉलेज था और अलग अलग शहरों से बच्चे पढ़ने के लिए वहां आते थे। और इसी दौरान वहां पर गुड़गांव का रहने वाला बबलू भी आया। बबलू के पिता गुड़गांव के काफी रईस आदमी थे, लेकिन फिर भी बबलू इस छोटे से कॉलेज में पढ़ रहा था। अब आप लोग सोचोगे कि पूरे भारत में अलग अलग और बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं, तो बबलू को यहाँ आकर पढ़ने की क्या पड़ी थी। असल में बात यह है कि बबलू का गुड़गांव में किसी लड़की के साथ अफेयर था। बबलू का उस लड़की के साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह तो शादी के नाम पर सिर्फ उस लड़की की इज्जत के साथ खेल रहा था, जिसका पता उस लड़की के घर वालों को चल गया। और उस लड़की के भाई के साथ बबलू का झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में बबलू ने उस लड़के के पेट में चाकू घोंप दिया था। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि बबलू के पिता ने रातों रात बबलू को वहां से अपने एक रिश्तेदार के घर केरल भेज दिया था और अब वो वहां पर रहकर ही पढ़ाई कर रहा था। इन सब की वजह से वह पुलिस के पचड़े से भी बच चुका था और वही उसके पिता ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद लड़की के घर वालों को समझा दिया और पैसा देकर बात को रफा दफा किया। बबलू अब यहीं पर रहकर पढ़ रहा था, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी पहले की ही तरह थीं। उसके कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था, लेकिन अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करना यह उसकी दिनचर्या में शामिल था। इन्हीं सब के दौरान उनके कॉलेज की एक लड़की थी वैदेही, जिसके ऊपर बबलू की गंदी नजर थी। वैदेही उसी गांव से थी जहां पर यह खतरनाक पेड़ था। बबलू उसे परेशान करता, जिस वजह से वैदेही का जीना हराम हो गया था। लेकिन उसे पता था कि यह सब सिर्फ कुछ दिन की बात है, क्योंकि कुछ समय बाद बबलू यहां से चला जाएगा और उसे सिर्फ तब तक ही बबलू को झेलना था। लेकिन बबलू यहां पर बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। उसकी नजर वैदेही पर खराब हो चुकी थी और वह रास्ते चलते कभी कभी वैदेही को गंदे इशारे करता। और एक रोज जब पानी सर से ऊपर चला गया तो वैदेही ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इन सबसे बबलू तिलमिला गया था और अब वह उससे बदला लेना चाहता था। इन्हीं सब के दौरान एक दिन वैदेही के पड़ोस में रहने वाले लड़के संतोष से बबलू को पता चला कि वैदेही आज रात घर पर अकेली रहने वाली है, क्योंकि उसके घर वाले अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने वाले हैं। वैदेही की परीक्षा चल रही है, इसलिए वह और उसके दादा दादी उस शादी में नहीं जा पाएंगे। बबलू के लिए ये एक अच्छा मौका था वैदेही से बदला लेने का। और उस रात जब सारे गांव वाले सो गए और वैदेही भी आंगन में खटिया बिछाकर अपने दादा दादी के साथ सो गई, तब बबलू अपने कुछ टपोरी दोस्तों के साथ उनके घर के अंदर घुसा। दोस्तों, वैदेही के पड़ोस में रहने वाले उस लड़के संतोष, जो कि बबलू का दोस्त था, उसका घर और वैदेही का घर आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब उसके घर से वैदेही के घर में जाया जा सकता था और इसी वजह से बबलू की चाल कामयाब रही। बबलू वैदेही के घर में घुसा और अब इससे पहले कि उनमें से कोई उठता, बबलू और उसके दोस्तों ने पत्थर मारकर वैदेही के दादा दादी को बेहोश कर दिया। पत्थर मारने की ठक ठक की आवाज सुनकर वैदिक उठ बैठी और उसने अपने सामने वह भयानक मंजर देखा। अंधेरे में 3-4 साए उसके दादा दादी के सर पर लगातार वार किए जा रहे थे। यह सब देखकर अब इससे पहले कि वैदेही चिल्लाती, उसके पीछे खड़े लड़के ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसने बबलू से कहा, यह लड़की उठ गई है, अब क्या करना है। यह सुनकर बबलू कुछ सोचते हुए बोला, करना क्या है, इसे पूरे गांव में बदनाम कर देंगे। अगर हमने यहां पर इसकी इज्जत पर हाथ डाला तो फिर यह चिल्ला चिल्ला कर सबको बता सकती है। इसलिए एक काम करो, जल्दी से इसके हाथ पांव बांधो और मुंह भी बंद करो। हम लोग इसे लेकर जल्दी से यहां से निकलते हैं। सब लोगों को लगेगा कि यह अपने दादा दादी को ऐसे मारकर यहां से भागी है। यह सब सुनकर वैदेही काफी ज्यादा घबरा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब होने वाला है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह बंद किया गया था। उसने अपने हाथ पैर हिलाकर वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन अब तक उन लोगों ने वैदेही को कस के पकड़ लिया था। उन सब ने मिलकर वैदेही के हाथ पैर बांधे और वैदेही के मुंह के अंदर कपड़े वगैरह ठूंसकर उसका मुंह बंद कर दिया और इसके बाद वह सारे वैदेही को लेकर वहां से चले गए।
अभी काफी रात का समय था और ऐसे में खेतों के आसपास कोई भी नहीं हो सकता था, इसलिए उन सब की योजना यही थी कि ये लोग वैदेही को वहां लेकर जाएंगे और उसके साथ वहां दुष्कर्म करेंगे। उन लोगों की योजना तो यही थी, लेकिन यहाँ इनके इरादों पर पानी फिर गया। जब वे लोग सुनसान रास्ते से उस तरफ जा रहे थे तो इसी दौरान बबलू ने पाया कि एक जगह पर काफी कम लोग आते जाते हैं। यह देखकर बबलू ने अपने दोस्त और वैदेही के पड़ोसी संतोष से पूछा, इस रास्ते पर बाकी रास्ते से ज्यादा घास क्यों उगी हुई है? क्या यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है? ये सुनकर वह बोला, हाँ कुछ ऐसा ही है। बोलते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ है ना, वह भूतिया है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये सुनकर बबलू की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, हमें अपने काम के लिए एक सुनसान जगह ही तो चाहिए और ये जगह हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। भूत की अफवाह की वजह से वहां पर कोई भी नहीं आएगा। यह सुनकर संतोष बोला, भैया पागल तो नहीं हो गए हो? आपको मैंने अभी तो बताया कि वह पेड़ भूतिया है। वहां पर तो दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं और आप रात के समय में जा रहे हैं, वहां जाना सही नहीं होगा। बल्कि मैं तो बोलता हूं इसे वहां खेतों की तरफ ले चलते हैं। यह सुनकर बबलू ने उसे घूरा और बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? अभी फसलें काफी ऊंची ऊंची हो गई हैं, इस वजह से वहां पर फसलों की देखभाल करने के लिए भी लोग होंगे और ऐसे में अगर हम इसे वहां लेकर गए तो फिर हम पकड़े जा सकते हैं। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम इस लड़की को लेकर इस सुनसान रास्ते पर चले जाएं। यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा और हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। और वैसे भी ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या तुमने आज तक ऐसा कुछ देखा है? नहीं ना, तो फिर इतना डर क्यों रहे हो? देखो मैं हूं ना। बबलू के साथ ही उसके आश्वासन पर उसके साथ उस सुनसान जगह पर गए जहां पर वह भूतिया पेड़ था। वह जगह इतनी ज्यादा सुनसान थी कि वहां की हवा भी बहुत रहस्यमय ढंग से चल रही थी। वातावरण में एक अजीब तरह की खामोशी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां आसपास की सारी जगहें उन्हें चीख चीख कर वहां से भागने के लिए कह रही हो। लेकिन उन सब के ऊपर तो हवस हावी हो चुकी थी, जिस वजह से न तो उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था और न ही उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था। बबलू ने उस पेड़ के पास लाकर वैदेही को पटक दिया, लेकिन अब इससे पहले कि कोई कुछ करता, उस पेड़ में कुछ हरकत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस पेड़ में से कोई अजीब सी चीज नीचे आने की कोशिश कर रही हो। यह देखकर बबलू और उसके साथी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन हाथ पैर बंधे होने के कारण वैदेही अभी भी उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। अचानक इतने में ही पेड़ के ऊपर से एक 6-7 फीट का काला साया किसी कोकरोच की तरह रेंगते हुए पेड़ से नीचे की तरफ आने लगा। ये सब देखकर बबलू का एक साथी घबराते हुए बबलू से बोला, ये सब क्या है भाई? ये कोई इंसान तो नहीं लग रहा, क्या यह भूत है? यह सुनकर बबलू घबराते हुए बोला, मुझे क्या पता, यह गांव तो इन लोगों का है। मैं तो बोलता हूं कि अपनी अपनी जान बचानी है तो यहां से भाग चलते हैं। बोलकर बबलू और उसके साथी वहां से भाग खड़े हुए और अब उस पेड़ के नीचे सिर्फ वैदेही रह गई थी। वैदेही काफी ज्यादा डरी हुई थी, पहले वह बबलू और उसके साथी, और अब यह भयानक साया। वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। वह भयानक सी आकृति वैदेही के पास आई और अपना भयानक काला चेहरा उसके पास लेकर आकर बोली, कौन है वह लड़के और वो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए थे? वह आवाज किसी महिला की थी। वैदेही ने अपने आप को संभाला और इसी दौरान उस साये ने वैदेही के मुंह पर बंधा कपड़ा खोलकर उसे आजाद कर दिया। तब वैदेही रोते हुए बोली, वह लोग मुझे कुछ गलत करने के इरादे से यहाँ पर लाए थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें एक सुनसान जगह चाहिए थी, इसलिए वह इस तरफ आए और आपने मुझे बचा लिया। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैं कितने समय तक ऐसे बची रहूंगी। औरत जात होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर समाज और परिवार से लड़कर कुछ करने जाओ तो यह समाज हमें कुछ भी करने नहीं देता। यह सुनकर उस साये ने वैदेही की ओर देखा और बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया में औरत होना सबसे बड़ा अभिशाप है। पहले परिवार वालों पर भरोसा करो, उसके बाद अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके लिए परिवार वालों से लड़ाई करो, और अगर जिसे तुम पसंद करते हो उसका हाथ थामकर तुम अपने परिवार वालों समाज के खिलाफ जाओ और वही तुम्हें धोखा दे दे तो कैसा लगता है वह तुम समझती हो। उस समय जब मुझे वह धोखा मिला तो मैंने अपने जीने की बची खुची उम्मीद भी छोड़ दी। मुझे धोखा देने वाले को तो समाज ने स्वीकार कर लिया, लेकिन समाज ने मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। क्या गलती थी मेरी? अगर दो लोग मिलकर एक ही गलती करते हैं तो दोनों को सजा भी तो एक ही मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पुरुष जात की तो सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर औरत के दामन पर एक भी दाग लग गया तो फिर वह दाग उसकी मौत से ही छूटता है। यह सुनकर वैदेही बोली, आप यक्षी पेड़ पर रहने वाली भूतनी हो ना? मैंने सुना तो था कि आपने भी किसी के ऊपर भरोसा किया था और उसकी वजह से आप इस पेड़ में ही कैद होकर रह गई हो। देखिए, अगर आपको धोखा मिला था तो आपको अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए था। मरना तो कोई विकल्प है ही नहीं ना। यह सुनकर वह साया बोला, तुम अगर ऐसी अस्त व्यस्त हालत में अपने घर जाओगी तो फिर आसपास के लोग तुम्हारे दामन पर कीचड़ जरूर उछालेंगे, और इतना ही नहीं, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें कोसेंगे, जबकि इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हम लड़कियों के लिए समाज के नियम बहुत कठोर हैं। हमसे घर की इज्जत होती है, लेकिन घर में हमारी कोई इज्जत नहीं होती।
यह सुनकर वैदेही सोच में पड़ गई, क्योंकि उसकी बात सच तो थी। वह ऐसे इस हालत में अगर गांव में जाएगी तो फिर गांव वाले तो उसे जीते जी मार डालेंगे। और फिर अगले ही पल उसे याद आया कि उन लोगों ने उसके दादा दादी के ऊपर भी हमला किया था, और अगर उसे उन लोगों की जान बचानी है तो अब उसे गांव जाना ही पड़ेगा। वैदेही ने उस साए से जल्दी से अपनी रस्सियां खुलवाईं और फिर जाने लगी। उसे इस तरह से देखकर वह साया बोला, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्रभावित हूं। यहाँ पर तुम्हारी ही काफी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी तुम अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपने घर वालों की जान बचाने के लिए जा रही हो। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं तो जब तुम वापस जाओगी तो उन हैवानों की नजर दोबारा तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी, और इस बार तो तुम मेरी वजह से बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगी। यह सब सुनकर वैदेही अपनी जगह पर जड़ हो गई। ठीक इसी दौरान वह साया दोबारा बोला, देखो, तुम जानती हो कि मैं सदियों से यहाँ पर रहकर क्या कर रही हूँ। इस पेड़ के आसपास जब भी सूरज ढलने के बाद कोई भी आदमी आता है तो मैं उसके शरीर पर कब्जा करते हुए उसे परेशान करती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर कोई आदमी तो है नहीं, लेकिन तुम हो, तो अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकती हूँ, और फिर उसके बाद कोई भी तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। चिंता मत करना, मैं एक औरत हूँ और दूसरी औरत का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वैदेही के लिए तो यह एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली बात थी, क्योंकि अगर वह इसकी बात नहीं मानती तो फिर समाज बिरादरी में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती, और अगर वह इसकी बात मान लेगी तो फिर उसे बबलू और उसके साथियों से प्रोटेक्शन मिलेगी। और इसलिए उसने उसकी बात मान ली, और इसके बाद वह साया वैदेही के साथ उसके घर पर आने लगा। जब वैदेही घर पर पहुंची तो उसने पाया कि उसके दादा दादी अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। यह देखकर वैदेही काफी ज्यादा घबरा गई। ठीक इसी दौरान वह साया बोला, अगर तुम कहो तो मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन बस बदले में मुझे इनका थोड़ा खून चाहिए होगा। वैदेही ने सोचा कि अगर थोड़ा खून देने से इसके दादा दादी बच जाते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है, इसलिए वह मान गई। उस प्रयत्नी ने उसके दादा दादी के सर पर मौजूद घाव को चाटा, और फिर अगले ही पल उनके सारे घाव ऐसे भर गए जैसे कि कभी वहां पर थे कि नहीं, और इसी के साथ ही वह लोग बिल्कुल ठीक थे। यह सब देखकर वैदेही को काफी ज्यादा खुशी हुई और उसने उस साए का धन्यवाद दिया। वैदेही को अब समझ आ चुका था कि यह साया उसके काफी काम आने वाला है, और इसी वजह से वैदेही अगले दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कॉलेज गई। उसे इस तरह से देखकर बबलू और उसके साथी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस प्रेत के शिकंजे में आने के बाद वैदेही बच कैसे सकती है। वो लोग यह सोच ही रहे थे कि तभी अचानक संतोष बबलू के पास आया और उससे कहा, भाई, कल रात को तो हमने इसके दादा दादी को पत्थर मारकर बेहोश कर दिया था। अब तक तो वह लोग जिंदा भी नहीं बचने चाहिए थे, लेकिन आज सुबह मैंने उन्हें देखा। वह लोग तो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहे थे। उनके सर पर जख्म का निशान तो छोड़ो, मच्छर काटने का निशान भी नहीं था। यह सब सुनने के बाद बबलू और उसके साथी काफी ज्यादा घबरा गए, और अब उन्हें समझ आ चुका था कि हो ना हो यह सब उस भूत की वजह से हो रहा है। और तब बबलू ने अपने साथियों से कहा, अब जो हो गया सो हो गया, उससे सब भूल जाओ, लेकिन हाँ, अब इस लड़की के पास कोई भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि भूत ने इसे पूरी तरह पकड़ लिया है, और अब वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर संतोष बोला, यह नामुमकिन है, क्योंकि मैंने आज तक जब भी इस बारे में सुना है तो हमेशा यही पता लगा है कि उस भूत ने हमेशा आदमियों को ही पड़ा है, वो कभी औरतों को नहीं पकड़ता। यह सुनकर बबलू बोला, तो क्या इस बात को चेक करने के लिए तेरे गांव की औरतें उस पेड़ के पास जाती हैं? नहीं ना, तो फिर उन्हें कैसे पता कि यह औरतों को पकड़ता है कि नहीं? देख, बात क्या है कि औरतें तो घर की चार दीवारी में रहती हैं, लेकिन मर्द तो बाहर जाकर कमाता है ना। इस वजह से वह भूत आज तक किसी औरत को पकड़ नहीं पाया, और कल रात को हमने उसके सामने ही वैदेही को डाल दिया था, इस वजह से उसने उसे पकड़ लिया। सिंपल बात जो भी हो, लेकिन इस लड़की के पास कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन तभी उनका एक और साथी बोला, या ये भी हो सकता है कि उसने वैदेही को कुछ ले देकर छोड़ दिया हो, वरना यार इतनी आसानी से सब कुछ ठीक नहीं होता। तब बबलू बोला, जो भी हो, इस लड़की को पहले अच्छे से परख कर ही इसके पास जाएंगे। सब लोग यह बात मान गए, और अब वे लोग जितना हो सकता था उतना वैदेही से दूरी बनाए रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर वैदेही के साथ जो साया था उसे पुरुषों से काफी ज्यादा नफरत थी, और इस कॉलेज में उसे हर जगह आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे, और इन सब ने उसके दिमाग में पुराने घाव ताजा कर दिए। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने उस आदमी के ऊपर भरोसा करके अपना सब कुछ छोड़ा था, और जिसकी वजह से उसे मौत को गले लगाना पड़ा। वह इन्हीं सब के बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक वैदेही के पास एक लड़का आकर बैठ गया और वैदेही से बात करने लगा। वह लड़का वैदेही से उसके नोट्स लेने आया था, लेकिन उस साई ने उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे कि वह वैदेही से दूर जा गिरा। यह सब देखकर वैदेही थोड़ा हैरान रह गई, और उसने हैरानी से उस साई की तरफ देखा। ठीक इसी दौरान वह साया बोला, तुम समझ नहीं रही हो, ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं। ये तुमसे पढ़ाई के बहाने बातचीत करना चाहता है, और उसके बाद तुम्हारी बातचीत के जरिए तुमसे दोस्ती करके फिर तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन यह मैं होने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने इसको तुम्हारे पास भी नहीं भटकने दिया।
यह सब सुनकर अब इससे पहले कि वैदेही कुछ बोलती, वह लड़का बोल पड़ा, मैंने तुम्हें जो नोट्स दिए थे वह मुझे कल के कल वापस चाहिए। मैं तो बस इसी बारे में तुमसे बात करने आया था और तुमने मुझे इस तरह से थप्पड़ मार कर गिरा दिया। यह सुनकर वैदेही बोली, देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कल के कल ही तुम्हारे नोट्स ला दूंगी। इसके बाद वह लड़का गुस्से में वैदेही को घूरते हुए वहां से दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वहीं इस दौरान वैदेही ने धीरे से उस साय से कहा, देखो अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वह ऐसा नहीं है, वह तो मेरे भाई जैसा है और उसने तो मुझे सामने से बहन बोला है, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर वह साया इसके आगे कुछ न बोल सका। वहीं दूर से बबलू और उसके साथी भी यह सब देख रहे थे। यह सब देखकर बबलू बोला, तेवर देख रहे हो तुम लोग इस लड़की के? देखो कैसे वह लड़का पास ही बैठा था और उसने ऐसे धक्के मारकर गिरा दिया। यह लड़की तो हमेशा से ही घमंडी रही है और अगर कल रात को वह सब ना हुआ होता तो अभी तक तो मैंने इसका घमंड ही चकनाचूर कर दिया होता। बबलू ने यह बोला ही था कि इसके बाद अचानक से उसकी पीठ में हल्का सा दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि उसकी पीठ पर न जाने किसी ने 20 किलो का बोरा रख दिया हो। बबलू को लगा कि शायद ज्यादा देर बैठे रहने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में तो वजह कुछ और ही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वैदेही अपने घर जाने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान बबलू और उसके दोस्तों ने उसे बीच रास्ते में घेर लिया। और इस दौरान बबलू बोला, जिस हाल में हम तुझे छोड़कर गए थे उसकी वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम जिंदा ही नहीं बचोगी, लेकिन तुम तो बच गई। और इतना ही नहीं, तुम्हारे दादा दादी भी। इसके पीछे क्या राज है बताओ तो? यह सुनकर वैदेही ने उसे घूरा और फिर बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? लेकिन अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फिर मेरा रास्ता छोड़ दो, क्योंकि अब मैं वह पहले वाली वैदेही नहीं हूं। वैसे पहले भी तो मैंने यही किया था, भरे बाजार तुम्हारे गाल पर थप्पड़ दे दिया था, लेकिन शायद उतने से तुम्हारा पेट नहीं भरा। यह सब सुनकर बबलू को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से में वैदेही की कलाई पकड़ ली और बोला, लगता है उस भूत ने तेरी ज्यादा ही मदद कर दी है, रुक जा, तेरा भूत अभी के अभी उतार देता हूं। बबलू ने यह बोला ही था कि अचानक से उसने पाया कि वैदेही की कलाई गर्म होने लगी थी। पहले तो ऐसा हो रहा था कि सिर्फ हल्की सी गर्म थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी कलाई इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने किसी गर्म तवे पर अपना हाथ रख दिया हो। बबलू ने जब वैदेही की कलाई छोड़ी तो अपने हाथों की ओर देखा। उसने देखा कि उसका हाथ जल चुका था। यह देखकर वैदेही के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह बोली, बस क्या तुम इतनी ही ताकत दिखा सकते हो? तुम 2 मिनट से ज्यादा मेरा हाथ तक नहीं पकड़ सकते। मुझे गलत इरादे से छूना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन देखो मेरा तुमसे कोई लेना देना है नहीं। तुम मेरे रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। लेकिन अगर तुमने ज्यादा मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो याद रखना कि तुम्हारा अंजाम इतना ज्यादा बुरा होगा कि तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि इससे तो अच्छा होता कि तुम कुछ दिन वहां पर खून के इंजाम में जेल में ही रहते। तो बोलकर वैदेही वहां से जाने लगी, लेकिन तभी बबलू के एक साथी ने उसके सूट का दुपट्टा खींच लिया। ये देखकर वैदेही ने उसे काफी गुस्से में घूरा, लेकिन बबलू के साथ खड़े सारे लोग वैदेही पर बुरी तरह से हंस रहे थे। वही यह देखकर बबलू बोला, अब बोल, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, क्या हुआ, सारी हवा निकल गई? यह सुनकर वैदेही गुस्से में बोली, मेरा दुपट्टा अभी के अभी वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर बबलू बोला, तुझे जो चाहे करना है कर ले, लेकिन तेरा दुपट्टा तो अब तुझे वापस मिलने नहीं वाला, चलो सब। बोलकर वह सारे वहां से चले गए। वहीं अब उस सड़क पर वैदेही बिना दुपट्टे के खड़ी थी, लेकिन अब इससे पहले कि वैदेही को इस हालत में कोई और देखता, वहां हवा में ही एक दुपट्टा आ गया। वह दुपट्टा वैदेही के कंधे पर आकर टिक गया और इसी दौरान वह साया बोला, पानी अब सर से ऊपर जा रहा है वैदेही, इन सबको कोई तगड़ा सबक सिखाना पड़ेगा वरना फिर यह पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। वैदेही के साथ अभी जो हुआ और रात को जो हुआ था, उसकी वजह से वह काफी ज्यादा गुस्से में थी और इसलिए उसने कहा, तुम उनके साथ जो करना चाहती हो करो, लेकिन मुझे इन चारों की आंखों में वही डर, वही खौफ देखना है जो मेरी आंखों में था, और अगर इन सब की वजह से तुम पर भी आन पड़ी तो मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन तुम इन लोगों को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करो कि इनकी रूह भी दोबारा किसी लड़की को परेशान करने से पहले कांपे। वैदेही का खुला साथ पाकर वह साया वहां से तेजी से चला गया। उसी रात वह लड़का जिसने कि वैदेही का दुपट्टा खींचा था, वह देर रात दारू पीकर घर वापस आया था। उसने दरवाजा खटखटाया और उसकी मां ने दरवाजा खोला। उसे दरवाजे पर ऐसे देखकर उसकी मां गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगी, लेकिन उसने अपनी मां को धक्का दिया और अंदर जाकर अपने कमरे में सो गया। इन सब के दौरान वैदेही का वह दुपट्टा भी उसके साथ था, जो कि आज उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला था। देर रात को जब वह लड़का उठा तो उसने पाया कि उसके शरीर के आसपास कोई कपड़ा लिपटा हुआ है। उसने जब आंखें खोलकर पाया तो उसके ऊपर वैदेही का वही दुपट्टा था। उसने वह दुपट्टा हटाकर पलटने की कोशिश की, लेकिन वह दुपट्टा तो उसके ऊपर बुरी तरह से कस गया था। यह सब देखकर वह लड़का बुरी तरह से घबरा गया और फिर वह उस दुपट्टे से निकलने की जी तोड़ कोशिश करने लगा।
उस दुपट्टे ने उस लड़के को किसी ऑक्टोपस के टेंटिकल की तरह जकड़ रखा था। वह लड़का जितना उससे निकलने की कोशिश करता उतना ज्यादा ही उसमें फंसता रहता और थोड़ी देर बाद उसे पता चल गया कि वह इन सब से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके घर वाले जब उसके कमरे में आए तो उसने देखा कि वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। उसके माता पिता ने उसे उठाया और फिर उससे पूछा कि क्या हुआ, वो ऐसे चीख क्यों रहा था। तब उस लड़के ने उन्हें बताया कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा। इन सब के बाद उसके घर वाले वापस अपने अपने कमरों में चले गए। वहीं इसी दौरान उस लड़के ने पाया कि वैदेही का दुपट्टा उसके बिस्तर पर ऐसे पड़ा था जैसे मानो कि वह कोई मामूली कपड़ा हो। उसे अब तक तो लग रहा था कि शायद ज्यादा पीने की वजह से उसे इस तरह के भ्रम हो रहे हैं, लेकिन मन में डर तो बैठ ही गया था। इसलिए उसने वैदेही का दुपट्टा लिया और उसे अपने से दूर फेंक दिया और इसके बाद वह दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उस लड़के की नींद दोबारा से घुटन की वजह से खुल गई। इस दौरान उसने पाया कि उसकी गर्दन पर कोई चीज बहुत कस के बंधी हुई थी। उसने जब अपने हाथों से उस चीज को महसूस करके देखा तो पाया कि वह एक कपड़ा था। पीछे की तरफ उस कपड़े पर 3-4 गांठें लगी हुई थी। वह कपड़ा उसकी गर्दन पर काफी ज्यादा कस चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत न हारते हुए जैसे तैसे उस कपड़े की सारी गांठें खोली और इसके बाद जैसे ही उसने वह कपड़ा हटाकर उस कपड़े की ओर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि यह वैदेही का ही दुपट्टा था। उस लड़के को याद आया कि अभी कुछ देर पहले ही तो उसने यह दुपट्टा उठाकर दूर फेंक दिया था और फिर अब यह अचानक से इसके पास कैसे आ सकता है। वह काफी ज्यादा घबरा गया था और उसने वह दुपट्टा उठाकर अपने कमरे से बाहर फेंक दिया और अब उसे सोने में भी काफी डर लग रहा था। उसे यह नहीं पता था कि कब वह दुपट्टा जाकर दोबारा से उसकी गर्दन पर कस जाए और इस बार वह पहले से ज्यादा कसा तो फिर शायद उसकी जान ही चली जाए। यह सुनकर बबलू गुस्से में बोला, तू पागल तो नहीं हो गया है? उस लड़की के आगे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तू चाहे तो उससे बात मत कर, उसकी तरफ देख मत, लेकिन तू उसका दुपट्टा वापस नहीं करेगा। यह हमारी जीत की निशानी है। यह सुनकर वह गुस्से में बोला, भैया अगर यह तुम्हारे लिए जीत की निशानी है तो तुम इसे अपने पास रख लो, क्योंकि मेरे लिए तो यह जीत की निशानी है ना, होकर मौत का सामान है। इतना सब सुनने के बाद बबलू दुपट्टा लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह यह दुपट्टा वापस वैदेही को भी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने वह दुपट्टा अपने पास रख लिया। यहाँ वैदेही के पास जो प्रेतनी थी उसका इरादा इन लोगों को मारना नहीं, बल्कि इन्हें मानसिक और शारीरिक रूप पर इतना ज्यादा परेशान करना था कि यह लोग आगे से कभी यह ना करें, और इसलिए वह इनमें से किसी को खत्म नहीं कर रही थी, बल्कि इन्हें मानसिक कष्ट दे रही थी। उस रात बबलू अपने कमरे में शराब पीकर पहुंचा। उसने एक नजर उस दुपट्टे को देखा जिसमें उसे वैदेही नजर आ रही थी, और इसी के साथ ही उसे याद आ रहा था कि कैसे वैदेही ने उसे थप्पड़ मारा था, और इसी गुस्से में आकर उसने उस दुपट्टे को अपने पैरों से मारना शुरू कर दिया। उसने कैंची ली और उसे दुपट्टे को बीच में से जहां तहां काट दिया। इन सब के बाद जब उसका मन भर गया तो वह सो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसे अपने पेट पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जब करहाते हुए आंखें खोली तो पाया कि वह दुपट्टा उसके शरीर पर लिपटा हुआ था, और इतना ही नहीं, वह दुपट्टा जहां से भी लिपटा हुआ था और जहां पर भी उसमें कट लगा हुआ था, और वो कट वाला जो भी हिस्सा उसके शरीर पर था वहां पर उसके शरीर में घाव हो गया था, और इतना ही नहीं, उन घाव पर से खून भी निकल रहा था। यह सब देखकर बबलू काफी ज्यादा घबरा गया और वह एकदम से उठा। उसके पेट पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने वह दुपट्टा अपने ऊपर से हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह हट ही नहीं रहा था, और जब एक समय बाद उसके शरीर में दर्द सहने की क्षमता ही खत्म हो गई तो वह बेहोश हो गया। इसी दौरान कुछ समय बाद उसे दोबारा होश आया और उसने पाया कि उसने वह दुपट्टा एक चादर की तरह ओढ़ा हुआ है, और इतना ही नहीं, वह दुपट्टा बिल्कुल ठीक था। लेकिन हाँ, इसी के साथ ही बबलू को अपने शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने 2-3 बोतल खून दान कर दिया हो। बबलू जैसे तैसे बिस्तर से उठा और उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन इसी दौरान वह दरवाजे पर ही गिर पड़ा। उसके रिश्तेदारों ने जैसे ही उसे इस तरह से देखा, वह उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। तब डॉक्टर बोला, इनके शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी है, इस वजह से ही इन्हें इतनी कमजोरी लग रही है। आप इन्हें खाना पीना ठीक से खिलाइए, और मैं कुछ ताकत की दवाइयां लिख रहा हूं, यह भी समय पर देते रहना। इसके बाद वह लोग बबलू को लेकर घर आ गए, और अब उसके अंकल उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वह लोग बबलू को बहुत ही अच्छे से रख रहे थे, उसके खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बबलू के शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी थी। अगर बबलू के घर वालों को इस बारे में पता चल जाता तो वह लोग उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाते। इसलिए उसके अंकल बोले, अपनी शराब पीने की आदत की वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगा। इसलिए अब से तुम्हें कोई शराब नहीं मिलेगी, तुम अच्छे से खाओगे पियोगे, समझे? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर अपने पिता को बोल दो कि वह तुम्हें ले जाएं। बबलू के पास अभी 1 साल और था। इस साल के बाद ही बबलू की पढ़ाई पूरी होती,
और इससे पहले अगर उसने यह जगह छोड़ी तो फिर उसके काफ़ी साल खराब हो जाते, क्योंकि उसके नंबर इतने अच्छे नहीं आते थे कि कोई भी कॉलेज वाले उसे एडमिशन दे दे। इसलिए उसने उनकी बात मान ली। बबलू को कमजोरी लग रही थी, इसलिए आज वह कॉलेज नहीं जा पाया था। इसलिए उसके दोस्त ही उससे मिलने आ गए थे और तभी बातों ही बातों में बबलू ने रात वाली बात उन्हें बताई। उसने बताया कि कैसे उसने उस दुपट्टे को बीच में से फाड़ दिया था। ये सुनकर संतोष बोला, देखो, मुझे लगता है कि उस दुपट्टे को हमें हमारे पास नहीं रखना चाहिए। या तो उसे वैदेही को वापस कर देते हैं या फिर कहीं फेंक देते हैं। उन सब लोगों को ये बात सही लगी और इसलिए उन्होंने उस दुपट्टे को कूड़ेदान में फेंक दिया। और आज रात जब बबलू दोबारा से अपने कमरे में आया तो उसने पाया कि वह दुपट्टा वहीं उसके कमरे में था। उस दुपट्टे को वहां देखकर बबलू काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और फिर उस दुपट्टे को जला दिया। वह दुपट्टा जलकर राख हो चुका था और यह देखकर वह चैन से सो गया। लेकिन जब वह सोया तो उसने सपना देखा कि उसके घर में आग लग चुकी है और उस आग में वह जल रहा है। उस आग की जलन इतनी तेज थी कि बबलू सच में चीखने लगा था। उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसके रिश्तेदार उसके कमरे में आए और वहां आकर उन्होंने देखा कि बबलू नींद में अपने लाइटर से खुद को जला रहा था। उन सब ने जैसे तैसे उसे जगाया। उसने अब तक खुद को काफी जगह से जला लिया था। वे लोग उसे अस्पताल लेकर आए, उसका इलाज करवाया। अब तक बबलू के घर वालों को पता नहीं कैसे इस बारे में पता चल गया था और इसलिए वे अपने रिश्तेदारों पर काफी गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि उन्होंने उसका पूरा ख्याल रखा था, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थे और बबलू भी दवाई लेकर सो गया था। अस्पताल से छुट्टी लेकर जब बबलू वापस घर आया तो उसने पाया कि वैदेही का वही दुपट्टा जो कि उसने उस रात जला दिया था, वह उसके बिस्तर पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। बबलू को अब पहले से ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन अपने घमंड के आगे उसने झुकना मंजूर नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ, ताकि बबलू अपने साथ दोबारा से कुछ ऐसा ना कर ले, इसीलिए उसके अंकल अब उसके कमरे में सो रहे थे। अब बबलू उस दुपट्टे को क्षति नहीं पहुंचा रहा था। शायद इसी वजह से अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन डरावने सपने उसे अब भी आ रहे थे। वहीं अब इतना परेशान होने के बाद उसने वैदेही से बदला लेने की एक खतरनाक योजना बनाई। ठीक होने के बाद जब वह कॉलेज गया तो उसे वहां वैदेही बिल्कुल शांत दिखाई दी। उस प्रेतनी ने वैदेही को सब बता दिया था, इसलिए उन लोगों के साथ क्या हो रहा था उसके बारे में वह सब जानती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद बबलू और उसके साथियों ने वैदेही को घेर लिया और अब वो उसके साथ बदतमीजी करने लगे। बबलू उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अब बुला उस भूतनी को कि आकर तेरी मदद करें। अरे बुला ना। वैदेही ने जैसे तैसे अपना हाथ उससे छुड़वाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आज वैदेही का थप्पड़ इतना जोरदार था कि बबलू वहीं पर बेहोश हो गया। उसके साथी वैदेही को छोड़कर बबलू को संभालने लगे। इसी दौरान वैदेही बोली, मैंने सोचा था कि अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है, इसलिए मैं तुम्हारी इस बदतमीजी को भूल जाऊं, लेकिन तुम लोग तो इस लायक ही नहीं हो। अब आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बोलकर वैदेही वहां से चली गई। बबलू के साथी उसे लेकर घर आए और बबलू को ऐसे देखकर उसके अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने फौरन उसके पिता को फोन किया और कहा, देखिए जी, आप जल्दी से अपने बेटे को आकर यहां से ले जाइए और अब इसकी पढ़ाई वहीं करवाइए। अरे इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। जब देखो तब गुंडागर्दी करके मार खाकर आता है, शराब पीकर घर में अजीब अजीब हरकतें करता है और आप अपने लाडले को कुछ बोलने की जगह हमें ही बोलते हैं। देखिए, अब हमारी हिम्मत जवाब दे रही है, हम इसे और यहां नहीं रख सकते। बोलकर उसके अंकल ने फोन रख दिया और बबलू के दोस्तों से उसकी इस हालत का कारण पूछा। बबलू के दोस्त ये नहीं बता सकते थे कि बबलू किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था और जिसकी वजह से उस लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था। इसलिए उन्होंने उसके अंकल को बोल दिया कि यह कमजोरी से बेहोश हो गया था। उसके घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने बबलू का इलाज करके उसे ठीक किया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और कुछ देर बाद जब बबलू को होश आया तो बबलू ने देखा कि उसके दोस्त संतोष के पास वही भयानक काला साया खड़ा था। यह देखकर बबलू काफी ज्यादा घबरा गया और वह चीखने चिल्लाने लगा और बार बार संतोष से बोलने लगा कि तेरे पास वह साया खड़ा है, उससे दूर हो जा। लेकिन संतोष तो क्या, किसी को भी वह साया दिखाई ही नहीं दे रहा था। धीरे धीरे करके सबको लगने लगा कि शायद बबलू को कोई मानसिक बीमारी है, जिस वजह से वह इस तरह की हरकत कर रहा है। बबलू अब ज्यादातर घर के अंदर ही रहता था और उसे वह साया हर जगह दिखाई देता था। इस वजह से वह चीखने चिल्लाने लगता, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला देते और अब वह ज्यादातर सोता ही रहता था। इन्हीं सब के दौरान बबलू का पिता वहां पर आया और अपने बेटे को इस तरह से देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भद्दी भद्दी गालियां दी, बदले में वो भी चुप नहीं रहे। उन्होंने तो साफ साफ उनसे कह दिया कि अपने पागल बेटे को यहां से लेकर जाओ। इन्हीं सब के दौरान एक दिन जब बबलू के दोस्त उससे मिलने आए तब बबलू के पिता ने उनसे कहा, मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर आकर ऐसे हो गया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? देखो, कोई बात है जिसे तुम लोग जानते हो लेकिन बता नहीं पा रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा किस तरह का है।
इसने यहां पर भी इस तरह की कोई हरकत की ही होगी। यह सुनकर उसके सारे दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर हिम्मत करके संतोष ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने वैदेही की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और उसके बाद ही यह सब हुआ। इन्हीं सब के दौरान उन्होंने उस दुपट्टा का भी जिक्र किया जो कि उन्होंने वैदेही से छीन लिया था। वह दुपट्टा अभी भी बबलू के पास था। बबलू के पापा ने वह दुपट्टा लिया और उसके दोस्तों से कहा कि वह यह दुपट्टा वैदेही को वापस कराएं और इसी के साथ ही उसे बोले कि बबलू को ठीक करवा दे। बात अब हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए वह लोग मान गए और उन्होंने वैदेही का दुपट्टा लेकर वैदेही को वापस कर दिया और कहा, देखो, हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज तुम हमें माफ कर दो। हमारे दोस्त बबलू की हालत बिल्कुल सही नहीं है, उसे वह काला साया हर जगह दिखाई दे रहा है, प्लीज तुम उसे ठीक कर दो। तब वैदेही बोली, मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी वजह तुम लोग खुद हो और मुझे लगता है कि उसके मन में कोई गिल्ट है, इस वजह से उसे इस तरह के दौरे पड़ रहे हैं। एक काम करो, उससे बोलो कि मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, शायद इससे उनका गिल्ट दूर हो जाए और वह ठीक हो जाए। यह सुनकर वह सारे लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि वह लोग बबलू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वह किसी मामूली लड़की के पैरों पर तो बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला। इसलिए संतोष बोला, तू क्यों बात को बढ़ा रही है? तुझे तो पता है ना कि वह बड़े बाप की औलाद है, वह तेरे जैसी मामूली लड़की के पैरों में थोड़ी ना गिरेगा। उसने बोल दिया कि बात रफा दफा करो, तो तुझे भी बड़प्पन दिखाते हुए बात को रफा दफा करनी चाहिए। अगर आज उसे कुछ हो गया तो क्या उसकी मौत तू अपने सर पर ले पाएगी? यह सुनकर वैदेही ने उसे घूरा और फिर कहा, और अगर उस दिन मेरे दादाजी को और मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम लोग मेरी मौत अपने सर पर ले लेते? शुरुआत से ही मेरा तुम लोगों के साथ कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन तुम लोग बार बार मेरे रास्ते में आते, मेरे साथ बदतमीजी करते, मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाते। मैं तुम लोगों को मना करती, लेकिन तुम लोग नहीं मानते और इसलिए मैंने तुम लोगों पर हाथ उठा दिया और उसके बाद इसे तुम लोगों ने अपनी इंसल्ट मान लिया और मुझे इस तरह से बर्बाद करने का सोचा। क्या तुम लोगों ने सोचा कि इससे मेरे परिवार पर क्या बीतेगी? अगर तुम लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे तो मैं तुम लोगों के बारे में भला क्यों सोचूं? सीधी सी बात है, सब लोगों के सामने बबलू और तुम लोग मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगो, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह होने दो। तुम्हें इसको बंद करने के लिए जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करने वाली। बोलकर वैदेही वहां से चली गई। उन सब लोगों को गुस्सा तो काफी आया और उन्होंने सोचा कि वैदेही को पकड़कर जबरन उससे यह सब बंद करवाया जाए, लेकिन उन्हें पता था कि जब भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है उनके ऊपर गाज गिरी है, इसलिए वह लोग शांत रहे। उन लोगों ने वापस आकर यह बात बबलू के पिता को बताई। बबलू के पिता को इन सब से काफी ज्यादा गुस्सा आया और वे बोले, उस मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत कि वह ऐसा कुछ करे। रुक, उसे तो मैं बताता हूँ, बहुत पढ़ने का शौक है ना उसे, कॉलेज से ही निकलवा देता हूँ। यह सुनकर संतोष बोला, बात को इतनी आगे घसीटने की जरूरत नहीं है अंकल, आप एक काम कीजिए, उसके घर वालों से इस बारे में बात कीजिए। अगर वह लोग उस लड़की को समझाएं तो वह मान जाएगी, और अगर जरूरत पड़े तो आप उनके मुंह में पैसे भी ठूंस दीजिए। बबलू के पिता को भी यह बात सही लगी और वह उसी दिन वैदेही के घर पर गए। वैदेही के घर वालों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, और जब उन्होंने यह सब कहा तो वैदेही के पिता बोले, इन सब में गलती आपके बेटे की है, तो आप अपने बेटे से बोलिए कि मेरी बेटी से माफी मांग ले, बात यहां पर खत्म हो जाएगी और आपको कोई पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर बबलू के पिता गुस्से में बोले, यहां पर गलती आपकी बेटी की है, आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए और आप मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं। यह सुनकर वैदेही के पिता बोले, मुझे तो यहाँ पर मेरी बेटी की कोई गलती नजर नहीं आती, बल्कि मुझे तो फक्र है अपनी बेटी पर कि वह इन जैसे मावलियों को ज्यादा मुंह नहीं लगाती, क्योंकि हमने हमारी बेटी को संस्कार ही इतने अच्छे दिए हैं। लेकिन शायद आप अपने बेटे को संस्कार देना भूल गए कि किसी की बेटी के साथ कैसे बर्ताव किया जाना चाहिए। और रही बात उस संतोष की, तो उसको भी हम बताएंगे कि बर्ताव कैसे करते हैं। आप यहाँ से सीधे से जाएंगे या फिर हम आपको धक्के मारकर निकाले। बबलू के पिता गुस्से में वहां से चले गए और उन्होंने सोच लिया था कि अब वह वैदेही को कॉलेज से निकलवा देंगे। वहीं दूसरी तरफ वैदेही के पिता ने वैदेही से कहा, तुझे यह बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन चिंता मत कर, मुझे पता है इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे डर लग रहा होगा कि कहीं इन सब की वजह से हम तेरी पढ़ाई ना छुड़वा दें, लेकिन बेटा ध्यान रखना, अगर तूने कुछ गलत नहीं किया है तो तेरा पिता हमेशा तेरा साथ देगा। यह सब देखकर वैदेही की आंखों में आंसू आ गए, और वहीं दूसरी तरफ गांव में यह बात पूरी तरह से फैल गई कि संतोष ने वैदेही के साथ यह सब करने की कोशिश की। इन सब से संतोष के माता पिता को काफी ज्यादा सुनना पड़ रहा था। उन्होंने संतोष से इस बारे में बात की। बबलू के पिता तो बबलू का गलत में भी साथ दे रहे थे, लेकिन यहाँ संतोष के घर वाले यह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके घर में भी बेटियां थीं, और आज संतोष की वजह से सारे गांव वाले उनकी बेटियों को भी गलत गलत बोल रहे थे।
इस वजह से उसकी बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इन सबसे संतोष के घर वालों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उन्होंने संतोष से साफ साफ कह दिया कि या तो वह बबलू से दोस्ती खत्म कर ले या फिर यह घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि हमें इसी गांव में रहना है। संतोष ने यहां पर दोस्ती और परिवार में से परिवार को चुना और इसलिए उसने सभी गांव वालों के सामने वैदेही के पैरों पर गिरकर माफी भी मांगी। इतना ही नहीं, उसने पूरे कॉलेज के सामने भी वैदेही के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि वह आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब बबलू के पिता ने कॉलेज के प्रिंसिपल को वैदेही को निकालने के लिए कहा तो प्रिंसिपल ने कहा, वैदेही एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, हमेशा क्लास में अच्छे नंबर लेकर पास होती है, उसकी अटेंडेंस भी काफी अच्छी है, तो फिर हम उसे किस बेसिस पर निकालेंगे। और अब तो यह बात पूरे कॉलेज को पता चल चुकी है कि आपके बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वैदेही के साथ क्या करने की कोशिश की थी। इस वजह से कॉलेज के सारे बच्चे काफी गुस्से में हैं और हमें मजबूरन वैदेही को तो नहीं लेकिन बबलू को शायद निकालना पड़ेगा। यह सब सुनकर बबलू के पिता गुस्से में बोले, आप पागल तो नहीं हो गए? अगर आपने मेरे बेटे को निकाल दिया तो उसके तो पूरे 3 साल खराब हो जाएंगे ना, और अगर इन सब की वजह से वह कॉलेज से निकल जाएगा तो कौन सा कॉलेज उसे एडमिशन देगा? देखो, उस लड़की का तो आगे कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का बहुत बड़ा भविष्य है, उसे आगे बहुत कुछ करना है। इसलिए आप कैसे भी करके उस लड़की को यहां से निकालिए, क्योंकि उसकी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में है, या फिर उसे बोलिए कि मेरे बेटे को ठीक कीजिए तो मैं उसे कॉलेज में रहने दूंगा। यह सुनकर कॉलेज का प्रिंसिपल बोला, देखिए, आपके रिश्तेदार होंगे अच्छे पद पर, लेकिन यह कॉलेज ना ही आपका है और ना ही आपके रिश्तेदारों का, तो आप मुझे मत ही बताइए कि मुझे क्या करना है और किसे निकालना है और किसे नहीं। और एक बात, आपने अपने बेटे को जरूर से ज्यादा छूट दे रखी है, जिसकी वजह से वह इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि किसी भी लड़की को कुछ नहीं समझता। देखिए, बात सीधी सी है, आप अपने बेटे से बोलिए कि वैदेही से माफी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वह झुक जाएगा तो उसका कुछ चला नहीं जाएगा, और वैसे भी यहाँ पर गलती उसी की है। बबलू के पिता के गालों पर यह करारा तमाचा था जो कि वक्त ने उन्हें दिया था। आज बबलू की वजह से उन्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा था, लेकिन वह अभी भी अपने बेटे को किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने वैदेही के छोटे भाई का अपहरण कर लिया और बदले में वैदेही से सब ठीक करवाने के लिए कहा। वैदेही इसके लिए मान गई, लेकिन इससे पहले कि वैदेही उस साये को कुछ बोलती, उस साये ने एक बड़ा कांड कर दिया। बबलू को हर जगह वह खतरनाक काला साया दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वह काफी ज्यादा घबरा रहा था। उसे अब हर इंसान में वही काला साया नजर आ रहा था और इस वजह से वह इतना ज्यादा उग्र हो गया कि उसने अपने कई रिश्तेदारों के ऊपर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। यह सब देखकर जो भी उनकी मदद करने के लिए सामने आता तो बबलू उनके ऊपर भी हमला कर देता। यहां तक कि जो एम्बुलेंस के कर्मचारी बुलाए गए थे, बबलू ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, बबलू के अंकल के पास जो रिवॉल्वर थी, बबलू ने उससे भी कई लोगों को शूट कर दिया। इन्हीं सबके दौरान वैदेही ने उस साये से कहा, मेरे भाई की जान खतरे में है, इसलिए अब तुम बबलू को छोड़ दो, क्योंकि इन सब से उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा भाई चला जाएगा। तब वह साया बोला, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, तुम उन सबके खिलाफ आवाज उठा रही हो, और जब भी कोई ऐसा करता है तो उसके परिवार वालों को पहले निशाना बनाया जाता है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। इसके बाद वैदेही कुछ न बोली। वहीं दूसरी तरफ बबलू के पिता ने वैदेही के भाई का अपहरण करके जहां पर छुपा कर रखा था, वह साया वहां पर आया और वहां मौजूद सभी लोगों को अब वह साया दिखाई देने लगा था। उन सब लोगों को एक दूसरे में वह भयानक साया दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वह सारे के सारे या तो एक दूसरे से लड़ने लगे या फिर वहां से भाग खड़े हुए। इन सब के बाद उस साये ने वैदेही के भाई के हाथ पांव खोले और उसे लेकर सुरक्षित वैदेही के घर पर आ गई। अपने बेटे को सही सलामत देखकर वैदेही के माता पिता काफी ज्यादा खुश हुए और अब उन्होंने पुलिस स्टेशन में बबलू और उसके पिता के खिलाफ कंप्लेंट करवा दी थी। बबलू के रिश्तेदार पहले ही काफी ज्यादा जख्मी थे, ऊपर से अब उनके ऊपर बबलू का साथ देने के लिए भी पुलिस कंप्लेंट हो गई थी। बबलू का हाल देखकर उसके जो भी दोस्त उसके साथ थे, उन लोगों ने भी बबलू से नाता तोड़ दिया और सब लोगों के सामने वैदेही से माफी मांगी। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन में खुद बबलू के खिलाफ गवाही तक दे दी। इन सब की वजह से बबलू को जेल हो गई। अब बबलू बिल्कुल सामान्य था, उसे वह साया नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसे पागल बने रहने के लिए कहा ताकि उसे जेल ना हो। और बबलू के पिता ने जो भी बबलू का मेडिकल कर रहा था उसे भी पैसे दे दिए थे ताकि वह बबलू की वैसे ही रिपोर्ट बना कर दे। लेकिन यहां पर उस साये ने उस रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर के ऊपर कब्जा कर दिया था, जिस वजह से उसने बिल्कुल सही रिपोर्ट बनाई और अब यह बात साफ हो चुकी थी कि बबलू को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। उसने वैदेही के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और यहां तक कि सब लोगों के ऊपर जानलेवा हमला भी किया। बबलू के पिता को इन सब से काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह अपने बेटे को जेल जाते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बबलू से कहा, मैंने बहुत कोशिश की उस लड़की को समझाने बुझाने की, लेकिन वह तो समझ ही नहीं रही, तो
अब एक काम कर, अगर तू जेल जाने से बचना चाहता है तो तू उस लड़की के पैर पकड़कर माफी मांग ले। तब बबलू बोला, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? मैं उस मामूली लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, इससे तो अच्छा मैं पूरी जिंदगी जेल में ही रहूं। यह सुनकर बबलू के पिता गुस्से में बोले, पूरी जिंदगी जेल में रहना तुझे मंजूर है, लेकिन उस लड़की से झूठ मूठ माफी मांगकर बाहर निकलकर राजा की तरह जिंदगी जीना तुझे बेकार लगता है? और तूने यह तो किया, साथ में अपने रिश्तेदारों के ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया। अरे बुद्धि घास चरने गई थी क्या तेरी? अब इस वजह से कोई भी रिश्तेदार हमारी मदद भी नहीं कर रहा है। अब चुपचाप तू वैदेही से माफी मांग ले और रिश्तेदारों से मैं बात करता हूँ। अपने पिता से समझाने पर बबलू इसके लिए मान गया और उसने वैदेही से सबके सामने माफी मांगी। बबलू ने जो भी किया था उसके नुकसान के भरपाई के लिए बबलू के पिता ने वैदेही को 10 लाख रुपए भी दिए। बबलू ने चूंकि माफी मांग ली थी इसलिए वैदेही ने उसे माफ कर दिया और उसने वह पैसे भी नहीं लिए। वैदेही ने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन उसके रिश्तेदार अभी भी बबलू से काफी ज्यादा गुस्से में थे। बबलू ने उन्हें काफी चोट पहुंचाई थी, यहां तक कि उसकी आंटी तो इस हमले की वजह से कोमा में चली गई थी। बबलू के पिता ने उन्हें भी पैसे देकर मनाने की कोशिश की। उसके अंकल काफी ज्यादा चालाक निकले और उन्होंने बबलू के पिता की काफी सारी जमीन जायदाद ले ली। बेटे के लिए उन्होंने यह भी कर दिया और अब बबलू वहां से आजाद हो चुका था। जेल से छूटने के बाद बबलू अपने पिता से बोला, मैं जेल से तो छूट गया हूं, लेकिन उस लड़की की वजह से हमें काफी कुछ झेलना पड़ा, तो अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। तब बबलू के पिता बोले, पागल मत बन, क्योंकि तुझे पता है ना इस वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। चुपचाप यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर और उसके बाद वापस आकर हमारा काम संभाल। बबलू ने जो भी कांड किया था उसकी वजह से जब भी वह कॉलेज जा रहा था तो आसपास के लोग उसके ऊपर बुरी तरह से हंसते थे। इन सब से बबलू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब उसने वैदेही को मारने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। तब उसके दोस्तों ने उसे साफ साफ कह दिया, हमने जो पहले किया था उसकी वजह से हमें आज तक अपने घर वालों से और आस पड़ोस के लोगों से सुनना पड़ रहा है। इन सब से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हमारे घर वाले तो आपकी तरह अमीर भी नहीं है जो किसी को पैसा खिलाकर हमें छुड़वा दें, इसलिए इस काम में हम आपकी मदद बिल्कुल नहीं करने वाले। अपने दोस्तों से न सुनकर बबलू को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने सोच लिया कि वह वैदेही को अकेले ही ठिकाने लगा देगा। बबलू आज गाड़ी लेकर कॉलेज में आया। उसने योजना बनाई थी कि वह रास्ते में जाते वक्त वैदेही को अपनी गाड़ी से उड़ा देगा और फिर केस तो रोड एक्सीडेंट का बनेगा जिससे वह बच जाएगा। और यही सोचकर कॉलेज खत्म होने के बाद बबलू अपनी गाड़ी लेकर वैदेही के पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन यहाँ पर बबलू जब कॉलेज से कुछ आगे गया ही था तो उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। बबलू ने गाड़ी से उतरकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश की और आखिरकार उसने गाड़ी ठीक कर दी और दोबारा से वैदेही के पीछे पीछे जाने लगा। वैदेही अब तक काफी आगे निकल चुकी थी, जिस वजह से वह उसे नजर नहीं आ रही थी। ठीक इसी दौरान उसकी नजर सुनसान रास्ते पर जाती वैदेही पर पड़ी। बबलू ने अपनी गाड़ी का रूट बदला और सीधे वैदेही के पास जाने लगा। वैदेही इस सुनसान रास्ते से निकलते हुए जंगल की तरफ जाने लगी। बबलू, जो कि गुस्से में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वैदेही आखिर इस जंगल के अंदर अकेले क्या करने जाएगी। बबलू उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर आ गया। ठीक इसी दौरान जब वह जंगल के काफी अंदर आ गया तो उसने पाया कि उसके सामने चलती वैदेही अचानक से हवा में गायब हो गई। यह देखकर बबलू को होश आया कि उसे काफी बड़ी गलती हो गई है। जिस लड़की के पीछे वह जा रहा है वह लड़की शायद वही साया है। बबलू ने अपने आप को संभाला और वापस से जाने के लिए गाड़ी मोड़ ली। वह कुछ आगे गया ही था कि तभी अचानक वही भयानक काला साया उसकी गाड़ी के सामने आ गया। वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बबलू को ही देख रही थी। यह देखकर बबलू काफी ज्यादा घबरा गया और अब वह वापस उस जंगल के अंदर की ओर जाने लगा। वह उस जंगल में काफी अंदर तक आ गया था और फिर अचानक उसे दोबारा से वही साया उसकी गाड़ी के सामने दिखाई दिया। बबलू ने एकदम से गाड़ी रोकी। उसे पता था कि अगर वह वापस गया तो उसे वापस से वही साया मिलेगा, इसलिए उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर सीधे से उस साये को उड़ाने के लिए गाड़ी बढ़ा दी। कुछ ही देर में वह गाड़ी उस साये बिल्कुल पास आ चुकी थी और इसी दौरान वह साया वहां से गायब हो गया। बबलू को लगा कि वह जीत गया। उसने उस साये को वहां से भगा दिया है, इसलिए वह काफी खुश था। लेकिन वह भूल गया था कि यह जंगल है और इस जंगल के रास्ते पर थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। बबलू की गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, जिस वजह से वह संभाल न सका और उसकी गाड़ी सामने मौजूद एक पेड़ से बुरी तरह से टकरा गई। हालांकि बबलू ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, इस वजह से उसके सर पर तो चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी बुरी तरह से टकराने की वजह से उसके कांच टूटकर सीधे उसके शरीर में जा घुसे थे। बबलू वहां पर जख्मी हालत में पड़ा था। उसने मदद करने के लिए फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसने पाया कि उसके फोन की बैटरी पूरी तरह से जा चुकी है। बबलू जंगल के अंदर यहां पर था, यह बात किसी को भी नहीं पता थी और अगर बबलू ने हिम्मत करके यहां से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की तो फिर वह यहीं पर मर भी जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा।
बबलू ने जैसे तैसे हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर उसी हालत में वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। बबलू अपने दोस्तों के साथ यहां पर पहले भी आ चुका था। वे लोग नशा वगैरह करने के लिए इसी सुनसान जगह पर ही जाते थे और इस वजह से बबलू को इस बारे में थोड़ा आइडिया था। बबलू उस रास्ते पर आगे चलते चलते मेन सड़क पर आने लगा। वह मेन सड़क से कुछ ही दूरी पर था। उसके सामने ही मेन सड़क थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक खुशी थी। लेकिन इसी दौरान उसके साथ एक चीज हुई। जब वह सड़क पर चल रहा था तो ठीक इसी दौरान उसके बाजू में मौजूद एक मोटा पेड़ टूटकर उसके ऊपर गिर गया। वह पेड़ सीधा बबलू के पैरों के ऊपर गिरा था, जिस वजह से उसके पैरों का निचला हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया था। फीमर के साथ साथ उसके घुटने भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब चूंकि वह मेन सड़क के पास आ चुका था तो किसी ने उसे इस हालत में देख लिया और उसे फौरन लेकर अस्पताल गया। अस्पताल जाने पर उसकी जान तो बच गई, लेकिन यहां पर पता चला कि बबलू अब कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दोनों पैर पूरी तरह से खराब हो चुके थे। बबलू के घर वाले उससे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर वह सुनसान सड़क पर क्या करने गया था, लेकिन वह किसी को कुछ बता ही नहीं रहा था। तभी उसके दोस्तों ने सारी बात उनको बता दी। उन लोगों का समझ आ चुका था कि बबलू को उसके ही किए की सजा मिली है और अगर उसने अब और ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो न जाने उसके साथ आगे क्या हो। उन लोगों ने हाथ जोड़कर वैदेही से माफी मांगी और इसके बाद वादा किया कि कभी भी बबलू उन्हें परेशान नहीं करेगा। बबलू इस वजह से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वह परीक्षा में भी फेल हो गया और इतना ही नहीं, वह मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे समझ आ रहा था कि अगर उसने वैदेही के साथ इस तरह की हरकत नहीं की होती तो आज वो अपने पैरों पर रहता। बबलू और उसके दोस्तों को सबक मिल चुका था, जिस वजह से वह साया वापस उस यक्षी पेड़ पर जा चुका था। वैदेही कभी कभार उस पेड़ पर जाकर उस साई को धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने उसकी काफी मदद की, लेकिन वह साया कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसकी इंटेंशन वैदेही की मदद करना तो थी ही, साथ में ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी था जो कि लड़कियों को परेशान करते हैं। तो यहाँ पर उस आत्मा ने उन लोगों के साथ जो किया वह वाकई में काबिले तारीफ है। अक्सर मैं हर स्टोरी में आपको बताता हूँ कि भूत प्रेत से आपको कितना नुकसान हो सकता है और आपको आत्माओं से बचना चाहिए, लेकिन अगर आत्मा कुछ ऐसी है तो मैं कहता हूं उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अगर वह आत्मा उस समय नहीं होती तो न जाने वैदेही के साथ क्या हो जाता, न जाने वह इस दुनिया को मुंह दिखाने के लायक होती भी या नहीं, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। क्योंकि अगर लड़के गलतियां करते हैं तो उनकी गलती कोई नहीं दिखता, लेकिन लड़की की बिना कोई गलती होने के बावजूद भी समाज उसको बहुत ही घिनौनी नजरों से देखता है और ऐसे देखने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि उनके भी घर में माँ और बहन होती है। अगर उनकी माँ और बहन के साथ भी कोई ऐसा ही कर ले, क्या तब भी वह अपनी ही माँ बहनों को इसी नज़र से देखेंगे? और मैं तो भाई कहता हूँ कि अगर कोई आत्मा ही भी मेरी इस स्टोरी को सुनती है तो आप भी इस आत्मा के जैसे बनने की कोशिश कीजिए। और हमारे देश में न जाने हर रोज कितने ऐसे गलत काम होते हैं, कितने सड़कों पर दुष्कर्म होते हैं, तो ऐसे दुष्कर्मियों को आप ऑन द स्पॉट ही सजा दे डालें। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन वह कहते हैं ना, दोस्तों की उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है। तो मैं भी इसी उम्मीद पर कायम हूं कि हमारी जितनी भी भूत प्रेत चुड़ैल है, इन सभी का भी कोई ना कोई ग्रुप तो होता ही होगा ना। तो अगर यह सभी ग्रुप में डिसाइड करें कि इस धरती ऐसे कुछ भी गलत चीज नहीं होने देंगे, तो शायद किसी की हिम्मत ना हो जो किसी की माँ बहन की तरफ गलत नजरों से देख सके। चलिए, उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।